आज हम घटना चक्र सॉल्व करेंगे पॉलिटी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कब किया गया था? वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और उसमें कि सबसे पहले जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो एलिजाइम पे थे। एलिजाइम पे नाम याद कर लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो हमें सही कथन देखना है, ठीक है। पहला कथन कहता है, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये सत्य है। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहले हमने पढ़ा है कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम पे, राइट। तो ये हमारा कथन गलत है, तो इसमें कौन सा सही होगा, केवल एक, राइट। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए कि सूचियों में सूची 1 और सूची 2 को हम लोग को सुमेलित करना है, राइट, ठीक है। सबसे पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो हमने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कहाँ है वो, नियामक अधिनियम 1773, राइट। तो हमारा पहला का बी का हो जाएगा ए। तो देखते हैं बी का ए, तो बी का ए हमें एक ही दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, बी। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं, एक से सब बन जाएगा, ठीक है। बाकी देख सकते हैं 1 का 2, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी, फिर से का भारतीय एक्ट अधिनियम 1774 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी, चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी, 1833 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे भारत के अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहला है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 की चार्टर एक्ट के अधिनियम से शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष जो है, शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बना गया। तो पहला तो सही है, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का प्रस्ताव रखा गया, प्रावधान बनाया गया 1813 में, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तो 1823 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का गठन किया गया, जिसमें जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की गई थी। तो इसमें भी 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी, तो ये भी हमारा कथन सत्य है। उसके बाद है प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। तो इसका देखते हैं, इसके बाद जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिक और शासनकाल में 7 मार्च लॉर्ड मेकाले के प्रस्ताव में अंग्रेजी उच्च शिक्षा के माध्यम से मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि प्रिंसेप प्राची के समर्थकों के नेतृत्व थे। तो इन दोनों का विवाद भी ये भी हुआ था। तो हम देखते हैं कि इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन के चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो क्या हुआ था, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन का व्यापार जो था वो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर कंपनी पे भारत पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर किए गए थे। मतलब 1833 को समस्त व्यापारिक कार्य, और जो 1813 उसमें बस एकाधिकार समाप्त किया गया था। उसमें भी क्या, चीन के साथ
अफीम का व्यापार और प्लस भारत के साथ चाय का व्यापार, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब खत्म कर दिए गए थे। पहला है 1813 को एकाधिकार आंशिक रूप से और 1833 को थोड़ा ज़्यादा रूप से। तो इसमें से कौन सा सही होगा? 1813 का चार्टर अधिनियम, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें स्टेटमेंट है फिर से, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये कथन सही है, अभी हमने पहले ही पढ़ा 1813 को ये हुआ और 1833 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता सुदृढ़ कर दी। तो देखते हैं कि जो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्यों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। ठीक है। तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद हम लिख देखते हैं, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसमें थोड़ा सा विवाद है। इस एक्ट के लिए हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरा गलत है, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस एक्ट में कंपनी को 20 वर्ष के लिए क्षेत्र का अधिकार तो बढ़ा दिया गया, राजस्व भी सौंपा गया, तथापि ब्रिटिश की संप्रभुता प्रतिकूल नहीं होना था। ठीक है। तो मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ब्रिटिश संप्रभुता का प्रतिकूल, क्राउन का संप्रभुता का प्रतिकूल इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? 1 और 2। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो हम देखते हैं कि 1833 को चार्टर नियम 1833 जब आया तो उसमें महत्वपूर्ण धारा 87, ये याद रखिएगा, 87 का धारा 87 जो था उसके हिसाब से कहा गया कि किसी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। मतलब सबसे पहली बार इसमें जाति भेद, लिंग भेद, जन्म स्थान सब बंद करने की बात कहा गई थी। कब? 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव कब बनाया? 1833 के चार्टर एक्ट ने। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने के लिए शक्ति सर्वप्रथम इनको कब प्राप्त हुई? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। ठीक है। इसको देखते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब क्या था? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या किया गया? उन्हें बजट पर बहस करने की तो शक्ति दी गई, लेकिन उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस में कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या किया गया कि सर्वप्रथम भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने के लिए शक्ति प्रदान की गई, लेकिन इसमें मताधिकार की शक्ति प्रदान नहीं की गई। ठीक है। इसमें क्या होता था कि 6 दिन पूर्व कार्यपालिका को एक नोटिस देकर क्वेश्चन पूछने की अनुमति थी, लेकिन उसके अलावा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा? ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब दिया गया था? माल्ले मिंटो एक्ट। मतलब इसमें क्या हुआ था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में 1909 को जो माल्ले मिंटो एक्ट आया था उसमें भारत के सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था।
तो क्या हुआ, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया। ठीक, इसमें क्या किया गया कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन मंडल का प्रावधान लाया गया। ठीक है, कब लाया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो 1909 में आया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की? संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई। अब उसके बाद संघीय न्यायालय की स्थापना पूछा गया। तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो थी 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1935 के अंतर्गत इसको की गई थी, सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसको की गई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश मॉरिस गवेयर थे, तो इसको याद रखिएगा, सर मॉरिस गवेयर हमारे सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश थे संघीय न्यायालय के। ठीक है, और संघीय न्यायालय कब किया गया, 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, इसे कब किसके तहत लागू किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू किया गया। ठीक है, इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मॉरिस गवेयर। राइट, भारत सरकार अधिनियम। अब उसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे 1937 का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत के संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, निम्नलिखित किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1937 भी। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की बात की जा रही है, तो ये कब लागू किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 को। ठीक है, इसके तहत लागू किया गया था, लेकिन कब लागू किया गया था द्वैध शासन, इसके तहत। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम, अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो कब किस अधिनियम के तहत, भारत अधिनियम 1935 में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता में पूछा गया है, तो देख लेते हैं। 1919 में ब्रिटिश शासन द्वारा पारित अधिनियम था, जिसके उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। सबसे पहला क्या है, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य था। दूसरा, इस अधिनियम में भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, कौन कौन थे, एडविन मॉन्टेग्यू हमारे सचिव थे, भारत सचिव थे। ठीक है, भारत सचिव कौन थे, एडविन मॉन्टेग्यू, और वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन, ड्युअल प्रणाली, शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणी में बांटा गया। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय में प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए। पहला है आरक्षित, आरक्षित विषय जो प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित जो था वो विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायकों के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। ठीक है, उसके बाद है, जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो प्रावधान 1909 में यह अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1909 को हमें पता है, मार्ले मिंटो एक्ट में मुसलमान के लिए एक अलग वैधानिक क्षेत्र का स्थापना किया गया। 1919 के माध्यम से यह व्यवस्था न केवल जारी की गई, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित कर गया। इसमें क्या किया गया था, संविधान 1919 में यह व्यवस्था केवल मुसलमानों के लिए, 1909 में केवल मुसलमानों के लिए थी, लेकिन क्या किया गया, 1919 के अधिनियम में इसे सभी अन्य लोगों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध प्रणाली की व्यवस्था। तो इसमें सबसे पहला है द्वैध प्रणाली,
इसमें स्थापना की गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना। तो हम लोग देखते हैं मार्ले मिंटो एक्ट के तहत निर्वाचन मंडल पृथक मुसलमानों के लिए 1919 से ही कर दिया गया था, 1909 से ही कर दिया गया था। तो 1919 में ये बस दूसरों के लिए विस्तारित किया गया था। राइट, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखते हैं इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शंस काटने का ट्राई करते हैं। केवल एक ये हो सकता है, केवल दो हमें सही, तो ये तो होने के आसार कम है क्योंकि एक हमारा सही हो गया। केवल एक और तीन, इन तीनों में से हमारा हो सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा कट गया। तो उसके बाद है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें क्या 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 है, केंद्र द्वारा उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों को बंटवारा किया गया, संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसमें कौन सा से 1 और 3, तो इसमें देखते हैं हमारा 1 सही है और 3 सही है। तो इससे कौन सा सही होगा, सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1919 में जो अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 जो लागू किया गया, उसमें ही सबसे पहले भारतीय प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसी में कि 1919 को ही ये काम किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया, झारखंड पीसीएस प्री 2021। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 से की गई थी, जिसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और व्यवस्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक इसे सी लिया गया था, बाद में संशोधित डी के लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय अधिनियम कब बनाई गई थी। प्रथम अभी हमने पढ़ा था, ये द्विसदनीय अधिनियम कब बनाई गई, 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल प्रथम तक 5 वर्ष कहलाता था। इस अधिनियम की शुरुआत 18 के तहत 16 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 के धारा 19 के तहत मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत थे, जिसमें अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियम के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचन तथा शेष 27 के मनोनीत होने पर प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे तथा फिर 145, 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई थी। उल्लेखित है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बरार के निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार में मनोनीत होने वाले सदस्य में निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो पता है कि द्वैत शासन कब आया था, 1919 में। राइट, केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था, कब लाया था, 1919 एक्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कथनों पर विचार दिए। उन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार संस्तुति के कब आया था, मॉन्यूमेंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था, 1919। इसमें 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो ये 1919 में ये नहीं किया गया था। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या किया गया था, जो निर्वाचन क्षेत्र थे
निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र लाया गया था। 1919 से द्वैत शासन लाया गया था। ठीक है, आगे आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानसभा मंडलों के लिए महालिक आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये तो अवगृहित अधिनियम 1920 महिलाओं को मतदान किया गया था, परंतु यह सीमित